तो आज हम करने वाले हैं नीट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे बेसिक चैप्टर, जिसको कि जब हम पढ़ाते हैं तो पहला चैप्टर प्रेफरेंस के तौर पे रखते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो 3 क्वेश्चंस के ऑन एन एवरेज वेटेज रहता है, लेकिन समझने के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चैप्टर नहीं समझ पाते हैं तो फिर आगे आपके लिए और सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो इसलिए एक बार आइए हम इस चैप्टर का क्विक रिविज़न देखते हैं, बाकी आपको आगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसके डेफिनेशंस की बात करें तो सेल इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं सबके लिए कंडीशन वैलिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से डिस्कवरी वाले पॉइंट से कुछ सवाल आते हैं, जिनका कि सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, जिनको क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ सेल का। ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी की थी कॉर्क सेल से, और इन्होंने जब देखा था तो इनको दिखा था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा था इनको इस तरह का, तो इसलिए इनको कहा जाता है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। फिर फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसका क्रेडिट दिया जाता है A.V. ल्यूवेनहॉक। अगर हम इसके ईयर की बात करें तो ईयर याद रखना है 1665, और इसके ईयर की बात करें तो 1674। ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ये जो डिस्कवर किए थे ये सेल एक्चुअल में कैसे थे? डेड सेल थे। ये सेल नहीं, एक्चुअल में क्या था? सेल वॉल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो सेल के इन्वेंशंस के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप, जो कि हमारे पास में बहुत ही डिटेल्ड इस चैप्टर में ये 2 इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में ऐसे दिखाया जाता है। ये है आपका माइक्रोस्कोप, इसको आप देख सकते हैं, ये है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपकी नई एनसीईआरटी 2026 में कुछ क्वेश्चंस में से कुछ सही कराए गए हैं। जैसे ये ईयर आपको याद रखना है, स्लीडन इन द ईयर 1838। ठीक है, स्लीडन क्या थे? तो ये आपको याद रखना है, बॉटनिस्ट थे। स्लीडन क्या थे? बॉटनिस्ट थे। स्वान 1839, ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। पुरानी एनसीईआरटी में एक करेक्शन है, पुरानी एनसीईआरटी में अभी तक ब्रिटेन और जर्मन था, तो अब याद रखेंगे नई एनसीईआरटी में चेंज कर दिया गया है, दोनों के दोनों जर्मन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, जर्मन जूलॉजिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट। ये तो पुरानी एनसीईआरटी तक थी, अब नई एनसीईआरटी में ये चीज़ आ गया है, तो इसको आप जरूर से जरूर अपनी एनसीईआरटी में करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही जगह पे क्या हो गया है? जर्मन साइंटिस्ट है। याद रखने का ट्रिक क्या है? जीबी रोड, गया में एक रोड है, जर्मन बॉटनिस्ट स्लीडन। फिर स्वान मतलब हंस होता है, ये जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट के पास सेल वॉल होता है। तो ये लाइन अक्सर हम गलती कर देते हैं, ये आपको लगता है कि प्लांट के पास सेल वॉल होता है, ऐसा किसी बॉटनिस्ट ने कहा होगा? नहीं, ऐसा किसने कहा था? स्वान ने कहा था, जो कि एक क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो इस साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ वर्च्यू। क्या नाम है? इन द ईयर 1855। मतलब स्वान ने कहा जितने भी एनिमल्स हैं सबके पास सेल वॉल नहीं होता है, और ऑल एनिमल्स आर मेड बाय सेल। स्लीडन ने कहा जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन कोई ओरिजिन की बात नहीं कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात नए सेल हमेशा अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, ये बात इन्होंने कहा था। और फाइनली इसको कंबाइनली मिला करके एक सेल थ्योरी का रूप दिया गया। ठीक है, चलो अब यहाँ से एक ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करें तो जैसे सपोज ये हमारा सेल है, तो इस सेल के अंदर जितने भी लिक्विड मैट्रिक्स होंगे, जितने भी इस सेल के अंदर पानी जैसा सब्सटेंस होगा, प्लाज्म वर्ड जहाँ पे भी आ जाए याद रखेंगे, प्लाज्म का मतलब वाटर होता है और साइटोन का मतलब सेल होता है। यानी हमारे सेल्स में जितने भी पानी हैं सबको कंबाइनली मिला के हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम लोग बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स कैसा ऑर्गेनेल है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी इसके पास किसी भी मेम्ब्रेन की कवच नहीं होती है। ठीक है, बाकी इसका डिटेल और आगे पढ़ने वाले ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। चलो नेक्स्ट, ये ओवरव्यू भले है लेकिन यहाँ से आपको अच्छा खासा सवाल देखने को मिल सकता है। जैसे कि सबसे पहला सवाल, स्मॉलेस्ट सेल जिसको कि हम लोग नाम देते हैं माइकोप्लाज्मा, ये क्या है? तो ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? तो ये वॉल लेस बैक्टीरिया है, ये आप जानते हैं। लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच में देखने को मिला था, लेकिन लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो ह्यूमन के नर्व सेल्स होते हैं, जो कि 1 मीटर तक की लंबाई को कैरी कर सकते हैं। बैक्टीरिया की साइज़ 3 से 5। ह्यूमन आरबीसी का साइज़, ये तो एकदम अच्छे से याद रख लेंगे, ह्यूमन आरबीसी का साइज़ कितना होता है? 7.0 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। तो यहाँ से आपको हो सकता है रेडियस में दे दे, ऐसा कुछ
कर सकता है नीट वाला, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये डाटा आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अगर हम फंक्शंस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम फंक्शंस कह लो, सेल की शेप कह लो, इस बेसिस पे हमने सेल को ओवरऑल दो भाग में बांटा है। एक जो सबसे पुराने होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जो एडवांस टाइप के होते हैं उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, उसमें सबसे पहला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे जो वर्ड है, पहला वर्ड है प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और दूसरा वर्ड है कैरियोन। तो कैरियोन वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा एक ऐसा इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास में पुराने टाइप का न्यूक्लियस हो, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और उनके पास में होते हैं नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ऐसा एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, जिसको प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये जनरली स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, और ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से इसके बारे में याद रखना है। इनकी जो डिवीज़न कैपेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में ये अपने आप को ग्रो कराते हैं, डिवाइड कराते हैं। इनकी डिवीज़न एबिलिटी बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको मैच द कॉलम करके सवाल देगा, बहुत इस साल भी नीट में था। तो मैच द कॉलम, बेसिलाई, रॉडलाई, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, ये वाला अक्सर हम भूल जाते हैं। विब्रियो है कोमा, स्पाइरुलम है स्पाइरल, या रिबन शेप्ड भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ से आपको जब भी देगा तो मैच द कॉलम करके देगा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं विब्रियो कोमा शेप्ड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास में जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास में क्या क्या होते हैं। तो जैसे हमने आपको क्लास में बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले जिसको हम नाम देते हैं सेल एनवलप। क्या नाम देते हैं? सेल एनवलप। सेल एनवलप में फर्दर आगे हम पढ़ेंगे 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। फिर होगा मीजोजोम, इंटरनली मीजोजोम स्ट्रक्चर्स, क्रोमेटोफोर्स, न्यूक्लियाइड, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्राई। राइबोसोम्स इकलौता ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि दोनों में कॉमन होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में कॉमन। और फिर ये है आपका इंक्लूजन बॉडीज। तो इन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं। जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है सेल एनवलप। सबसे पहला बैक्टीरिया के सेल में सेल एनवलप पाए जाते हैं। सेल एनवलप की बात करें तो ये केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बनी हुई होती है, 3 लेयर में कवरिंग होती है। एक को हम नाम देते हैं, सबसे बाहर वाला नाम देते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग को ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर होते हैं सेल वॉल, और सबसे नीचे क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर, सेल वॉल, और फिर ग्लाइकोकैलिक्स जो कि सिर्फ बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? सबसे बाहर मौजूद होता है, ठीक है। ये क्या 2 तरह से हो सकते हैं। एक, अगर लूजली अरेंज हो तो इसको नाम देते हैं स्लाइम लेयर, और अगर टाइटली अरेंज हो तो इसको हम लोग नाम देते हैं कैप्सूल। जैसे सपोज मान लो ये शर्ट है, अगर प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ होता है, अगर ये जितना ज़्यादा बॉडी से चिपका रहेगा, प्रोटेक्शन के लिए अगर हम यूज़ करें तो प्रोटेक्ट ज़्यादा करेगा। यानी बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन ज़्यादा कौन देता है? कैप्सूल वाला सेल, जिनके पास कैप्सूल होता है। जबकि जिनके पास स्लाइम लेयर होता है वो बैक्टीरिया हमारे लिए कम नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल की बात करें तो मिडिल लेयर की होती है। सारे के सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल देखने को मिलता है। और सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? तो सवाल है पेप्टिडोग्लाइकन्स के। यहाँ पे 2 वर्ड है, पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन्स, ग्लाइकन्स का मतलब शुगर। शुगर की बात करें तो यहाँ पे पाए जाते हैं नेम एंड नेग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये सवाल में आपको देखने को मिल सकते हैं। रिमेनिंग्स जल्दी से हमने आपको एक डायग्राम बताया था प्रोकैरियोटिक का, जल्दी से आप उस डायग्राम को ओपन कर लीजिए, या आपको याद हो तो उस डायग्राम को जल्दी से रिवाइज कीजिए, और फिर मुझे जल्दी से डायग्राम बताइए आप। डायग्राम बन गया तो अगला पार्ट देखते हैं हम लोग, सेल एनवलप का सेकेंड यानी सबसे अंदर वाला पार्ट, जिसको कि हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे तरह ही इनकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को जाने देंगी, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देंगी। सेमी का मतलब आधा, ठीक है। ये एक सवाल है जिसमें डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जाता है, वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में स्ट्रक्चरली सेम होते हैं? आंसर्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे होते बिल्कुल इनके भी वैसे ही होते हैं। तो ये सवाल आया हुआ है PYQ में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। क्या एकदम सेम होता है? तो बिल्कुल हमारे तरह ही इनका भी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होते हैं।
सेल एनवेलप की बात करें तो बेस्ड ऑन द स्टेनिंग, स्टेनिंग का मतलब होता है कि जब हम सेल वॉल को देख रहे थे तो माइक्रोस्कोप में देखने के दौरान हमने कुछ कलर का इस्तेमाल किया था, डाई का इस्तेमाल किया था। उस बेसिस पे इनको बैक्टीरिया को दो भाग में बांटा गया था। एक वो बैक्टीरिया जैसे कि मैंने सपोज आपको कुछ दिया और आपने ले लिया, तो वो मेरे लिए क्या रहा, पॉजिटिव। वैसे ही ग्राम नाम के साइंटिस्ट, जिनका पूरा नाम था क्रिस्टियन ग्राम, क्रिस्टियन ग्राम ने एक मिथाइलिन ब्लू, क्या नाम था इसका, मिथाइलिन ब्लू, इसका 3 नाम था, जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू नाम का डाई दिया। जिन बैक्टीरिया ने अपने सेल वॉल में इस चीज डाई को एब्जॉर्ब कर लिया उनको रखा गया ग्राम पॉजिटिव के क्राइटेरिया में, और जिन्होंने नहीं रखा उनको नाम रखा गया ग्राम नेगेटिव। फिर ग्राम नेगेटिव का ये पूरा का पूरा टेस्ट हमने आपको कराया है, अगर आपको ध्यान हो तो। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए एक पिंक कलर का डाई यूज़ होता है, जिस डाई का क्या नाम है, सेफ्रानीन होता है। यानी जिसने मिथाइलिन ब्लू एक्सेप्ट किया वो है ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने नहीं किया वो है ग्राम नेगेटिव। ग्राम क्यों, क्योंकि क्रिस्टियन ग्राम ने इस डाई का इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास में फर्दर स्ट्रक्चर्स है, मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मॉडिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहला मॉडिफिकेशंस जो कि नीट 2025 में सवाल आया भी था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर नीट 2026 में भी इससे सवाल आ जाए तो सबसे पहला मीजोजोम क्या है, तो एक चीज़ याद रखेंगे, इनफोल्डिंग। इनफोल्डिंग का मतलब होता है जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की तरफ आया है, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आया, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है। यहाँ पे एक वर्ड लिख देगा एक्सटेंशन, तो यहाँ पे ये वर्ड गलत हो जाएगा, एक्सटेंशन सही नहीं है। एक्सटेंशन का मतलब बाहर की तरफ गया है, एक्स मतलब बाहर की तरफ निकला है, इन मतलब अंदर की तरफ आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लमाइला होते हैं। तो यहाँ से बस ये गलती आप ना करें। ठीक है, दूसरा नीट 25 में जो सवाल आया था वो सवाल ये आया था फंक्शंस को लेकर के। 25 में सवाल भी था नीट में, और सवाल में ये पूछा था इनमें से कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो मीजोजोम के हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे सेल वॉल फॉर्मेशन है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिख करके दे देगा, तो ये नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रोमोसोम में मदद करेगा, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन दोनों में मदद करेगा। अब चूंकि ये अंदर की तरफ है तो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता भी है, और चूंकि इसमें एक चीज़ और होता है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी चीज़ को आप ही याद रखेंगे। इसको क्या कहा जाता है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ केसेस में होते हैं तो वो कहाँ पे होते हैं, मीजोजोम में। इसीलिए बैक्टीरिया को एनालॉगस बोला जाता है मीजोजोम को एनालॉगस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। यानी जो काम हमारे अंदर रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया करती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वही काम बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम करती है। इसीलिए मीजोजोम के एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है फंक्शन सेम्स, इसीलिए हम उसको नाम देते हैं मीजोजोम इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमेटोफोर। यहाँ पे दो वर्ड है, देखो क्रोमा, क्रोमा वर्ड जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है कलर। क्रोमा वर्ड का क्या मतलब होता है, कलर। फोर का मतलब होता है टू बियर, फ्लोर का मतलब क्या होता है, बियर्स, मतलब रखने वाले को। यानी ये क्या है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग, ये भी मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ आया है। ये स्पेसिफिकली देखने को मिलता है साइनोबैक्टीरिया में। क्या सारे बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकली ये साइनोबैक्टीरिया में। तो इसको आप स्पेसिफिकली, मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता पिछले साल नीट 25 में पूछा था आपके मीजोजोम से, तो नीट 26 में क्रोमेटोफोर से कहीं ना कहीं कुछ सवाल आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इनके जेनेटिक मटेरियल, जिनको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, या इसी का एक और नाम होता है इनसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, या इसी को हम लोग नाम देते हैं जीनोपोर भी इसको नाम दिया जाता है, या इसी को हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन, इनकी जो न्यूक्लियस है नॉन मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, यहाँ से अब सवाल आने के पूरे चांसेस होते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, नेकेड होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सिंगल होता है। और कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये चीज़ आपको याद रख लेने हैं। इनके और हमारे में अंतर आपसे पूछ देगा, तो गोला जिन भी पॉइंट्स को हमने किया है वो एकदम अच्छे से याद रख लेंगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग नाम देते हैं, कुछ बैक्टीरिया में कुछ ऐसे स्मॉल सर्कुलर
स्ट्रक्चर्स मतलब डीएनए का, जैसे मान लो डीएनए जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन कुछ डीएनए का पार्ट अगर न्यूक्लियस के बाहर भी मौजूद है, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक फैक्टर्स, तो उसको नाम दिया जाता है प्लाज्मिड। क्या नाम दिया जाता है, प्लाज्मिड। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यानी हम देखते हो कोई दवाई खाते हैं तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, वो स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। नेक्स्ट, अब हमारे पास फ्लैजिला है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला हम पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोट का फ्लैजिला यूकैरियोट का फ्लैजिला में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट का फ्लैजिला, आगे हम पढ़ेंगे यूकैरियोट का सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला की बात करें तो थिन है, ये बाहर की तरफ, ऑब्वियस सी बात है, कुछ इस तरह से बाहर की तरफ निकले हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद इनके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट्स, इसकी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसमें से आपको ये वाला लाइन याद रखना है, फिलामेंट इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होती है। ठीक है, तो फ्लैजिला है तो इसका रोल मेनली किस चीज़ में होता है, तो आइए सरफेस एरिया में बढ़ाएगा। अब चूंकि सरफेस पे है तो सबसे मेन रोल क्या होता है इसका, मोटिलिटी में। ठीक है, कुछ होलो स्ट्रक्चर्स, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया का अगर हम डायग्राम आपको ध्यान हो, ये हमने बताया था पिलाई, ये होते हैं फिम्ब्राई। ठीक है, ये जो पिलाई हैं, पिलाई कैसे होते हैं, जनरली सिंगुलर फॉर्म पिलस होता है। ठीक है, ये बनी हुई होती है पिलिन प्रोटीन से, और ये कैसे होती है, होलो इन स्ट्रक्चर होती है। नंबर की बात करें तो लेसर इन नंबर होती है एज़ कम्पेयर टू फिम्ब्राई। नेक्स्ट है हमारे पास फिम्ब्राई, स्मॉल ब्रिसल। ब्रिसल का मतलब होता है ब्रश करते टाइम जो हम यूज़ करते हैं, कुच्ची जिसको कहते हैं, उसको नाम देते हैं ब्रिसल। ठीक है, ये बैक्टीरिया में मौजूद होता है। ये क्या चीज़ करता है, बैक्टीरिया को रॉक्स या किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच्ड होने में, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होने में मदद करेगा। तो देखो बाहर की तरफ निकला हुआ क्या क्या स्ट्रक्चर था, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्राई। ठीक है, जबकि अंदर की तरफ हमने क्या क्या पढ़ा, मीजोजोम, क्रोमेटोफोर्स। तो ये याद रखेंगे, इनमें से आप 5 दे देगा और पूछ सकता है आपसे कि बताइए इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है या कौन सा बाहर की तरफ निकल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंटली जो जो सवाल आए हुए हैं, लगभग सारे सवाल आए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, जिसका नाम है साइंटिस्ट का जॉर्ज पैलेड। इसीलिए राइबोसोम का एक और नाम होता है पैलेड पार्टिकल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, और इसकी जो साइज है ये आया हुआ है यहाँ पे 15 नैनोमीटर की जगह 15 मिलीमीटर लिख करके आपसे गलती कराता है। ठीक है, अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो बेसिस ऑफ सब यूनिट्स की तौर पे देखें तो ये 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं 70s, दूसरे होते हैं 80s। तो यहाँ से क्या क्या सवाल आया है, एस क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ये क्या है, मेजर ऑफ एन इनडायरेक्ट, ये वर्ड भी आया हुआ है, इनडायरेक्ट मेजर करता है डेंसिटी को, डायरेक्टली नहीं मेजर करता है। ये लाइन बहुत बार गलती करा, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है। उसके बाद बायोलॉजी इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30s प्लस 50s इज इक्वल टू 70s होता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक ऐसा बनाते हैं 70s। ये 70s किस में पाया जाता है, क्या सिर्फ प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, या दोनों में? तो आंसर है दोनों में। बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप रिकैप कर रहे हैं तो आपको अच्छे से ये चीज़ें याद होगी। ठीक है, एक इसका एस का हमने एक और नाम साइंटिस्ट के नाम पे बताया था, एस इज इक्वल टू एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्वेदबर्ग यूनिट। ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का, जैसे मैंने इस पेन को ऐसे घुमा दिया, कितनी बार घूमने के बाद ये बैठ जाए, इसी को हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो लार्जर सब यूनिट को अगर हम देखें तो 50 बार घुमाने के बाद बैठ जाता है, स्मॉलर सब यूनिट 30 बार घुमाने के बाद बैठ जाता है, लेकिन दोनों को एक साथ घुमाया जाता है तो 70 बार में बैठ जाता है, इसीलिए इसको हम 70s कहते हैं। प्रोबेबली ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स की बात करें तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है प्रोटीन बनाना। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, या एक और नाम था, जल्दी से मुझे बताइए, ई से स्टार्ट होता था, लास्ट में सम लगा रहता था, जल्दी से कमेंट लिख करके बताइए। ठीक है, ये जो पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बैक्टीरिया में। किसी भी दुनिया के किसी भी यूकैरियोट में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाली है। राइबोसोम तो मिलेगा, पॉलीराइबोसोम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
अब हम लोग बात करें इंक्लूजन बॉडीज़ की। ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखें। इसमें क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल इंक्लूजन बॉडी का है और कौन सा नहीं है। इंक्लूजन बॉडी कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। कैसे होते हैं, रिजर्व मटेरियल की तरह काम करते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म। किसमें, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल याद रखना, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स। तो यहाँ पे ये आपको अक्सर गलती करा देता है। आपको ये 4-5 एग्जाम्पल लिख देगा, पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा ग्रेन्यूल्स का एग्जाम्पल नहीं है या इंक्लूजन बॉडीज़ का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप सब में ग्रेन्यूल्स देखते हैं, इसमें वैक्यूल्स देखते हैं तो लगता है यही होगा। ध्यान देंगे गैस वैक्यूल पार्ट है। और ये जो गैस वैक्यूल है ये आपको देखने को मिलता है ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्या याद रखना है, नॉन मेम्ब्रेनस, रिजर्व, फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। देखो जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है साइनो वर्ड का मतलब होता है ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यूकैरियोटिक सेल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यू का मतलब होता है रियल। यू का मतलब क्या होता है, रियल। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास रियल एडवांस टाइप का न्यूक्लियस हो, उनको हम नाम देंगे यूकैरियोटिक सेल। और उनके पास में क्या होने चाहिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होने चाहिए। यानी इनके पास क्या होने चाहिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होने चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इनके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो उलझे हुए ना हो करके बल्कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स में बदल जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, अब हम अगर बात करें तो हमने, आप यहाँ से आपके पास डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, हमने आपको पढ़ाया था या आपने पढ़ा भी है, सेल्स को हम ऑर्गेनेल्स के नंबर ऑफ कितने, डबल मेम्ब्रेनस है, सिंगल मेम्ब्रेनस है या नॉन मेम्ब्रेनस है। ठीक है, हमने आपको लिखा था जैसे सेल, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये मुझे बताइए सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो यहाँ से 10 ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 9 नंबर तक जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं 3 से लेकर 9 तक में, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से कौन कौन से डबल स्ट्रैंडेड है और कौन कौन से नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और कौन कौन सा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से कितने नॉन मेम्ब्रेनस हैं, कितने डबल मेम्ब्रेनस। उम्मीद है आपको याद होगा। ठीक है, सबसे पहला आते हैं, बात करें सेल मेम्ब्रेन में। देखो सेल मेम्ब्रेन क्यों, तो हमारे पास में यूकैरियोट्स मेनली प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होते हैं, तो एनिमल्स के लिए सबसे बाहरी आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाता है, सेल वॉल हो जाता है। सबसे पहला इसको ह्यूमन, ये जो हमारी आरबीसीज, ह्यूमन आरबीसीज के ऊपर सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की गई थी। साइंटिस्ट का नाम था कार्ल नगेली। कार्ल नगेली ने ह्यूमन्स की आरबीसी के ऊपर पहली बार सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। और जल्दी से आप मुझे नाम लिख करके बताइए, डी से नाम था, कौन सा मेम्ब्रेन कहा था आरबीसी के मेम्ब्रेन को। ठीक है, कार्ल नगेली ने। नेक्स्ट, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स की बनी हुई 2 लेयर्स की लिपिड्स होती है, प्रोटीन्स होते हैं और उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो मेजरली उनमें कौन से लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें, ये हमारा लिपिड्स का पार्टिकल है, इसको हम हेड कहते हैं और ये हमारा टेल वाला पार्ट है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंटली सवाल आता है, हेड कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, और टेल कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं। और हेड कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिया मतलब लव, यानी आप ये जो वाटर से पसंद है इनको, इसीलिए बाहर की तरफ होते हैं। इनको वाटर, टेल को नहीं है पसंद, इसीलिए इस तरह से अंदर की तरफ टेल्स होते हैं। ठीक है, तो पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो परसेंटेज दिया हुआ है, नीट में 2-2, 3-3 बार सवाल पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन में, ह्यूमन आरबीसी के पास जो सेल मेम्ब्रेन है, नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कितने % प्रोटीन और कितने % लिपिड होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स की, तो ज़्यादातर परसेंटेज लिपिड का होना चाहिए, लेकिन नहीं, आरबीसी में ये केस होता है, याद रखेंगे। लॉजिकली सोचने जाएंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये नीट 2026 में सवाल पूछा था। ऑन द बेसिस ऑफ डैश, किस बेसिस पे हमने इनको दो तरह से प्रोटीन्स को बांटा है? तो आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। सॉरी 25 में पूछा था, 26 कह रहे, 25 में पूछा था। ऑन द बेसिस ऑफ डैश, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे दो भाग में बांटा गया। इंटीग्रल, एक ऐसा प्रोटीन जो पूरी तरह से अंदर धसे हुए होते हैं, एक ऐसी प्रोटीन जो पूरी तरह से अंदर धसे हुए हैं, प्रोटीन जो अंदर धसे हुए, उन प्रोटीन को नाम देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरा है पेरीफेरल, पेरीफेरी मतलब बाहर बाहर, एक ऐसा प्रोटीन जो बाहर बाहर मौजूद है, उन प्रोटीन्स को नाम दिया जाता है पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी हमने आपको एक चीज़ होमवर्क दिया था ह्यूमन आरबीसी के बारे में, बताइए। तो अब ह्यूमन आरबीसी में जल्दी से मुझे कमेंट लिख करके बताइए ह्यूमन आरबीसी के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, और ह्यूमन आरबीसी का शेप कैसा होता है, साइज कितना होता है। अब हम लोग देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो, सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है किसने दिया था, कब दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। इसी के मॉडल को एक और नाम हमारे साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था, गुलाब जामुन एंड चाशनी मॉडल। क्या नाम रखा था? गुलाब जामुन एंड चाशनी मॉडल भी इसको कहा था। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होता है, क्वैसी फ्लूइड। क्वैसी फ्लूइड का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है, नेचर लिपिड्स की, वो कैसी फ्लूइड होते हैं, मतलब थोड़े से चिपके हुए, जैसे चाशनी होती है। ठीक है, इनमें से जो स्ट्रक्चर्स हैं, यही इनको एबिलिटी टू मूव, जो कि फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब थोड़ी बहुत जो मूवमेंट देखने को मिलती है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स में, उन्हीं को वजह से इनको मिलती है फ्लूइडिटी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करें फंक्शंस की। तो फंक्शंस याद रखेंगे। सबसे पहला फंक्शंस ट्रांसपोर्ट का करेगा, यानी किसी भी चीज़ को अंदर जाना है, बाहर आना है, तो ट्रांसपोर्ट का काम सेल मेम्ब्रेन करेगी। दूसरा, चूँकि फ्लूइड नेचर के होते हैं ये, इसीलिए ये मदद करेंगे सेल ग्रोथ में। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, यहाँ पे वर्ड आज लिख करके देगा आपसे इंट्रासेलुलर जंक्शन, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीज़न में भी मदद करते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं वो दो तरह से होते हैं, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। एक होते हैं पेसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमारी सेल्स को एटीपी की ज़रूरत पड़ जाए, उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को नाम देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ऑब्वियस सी बात है वो कैसा होगा, अलोंग द ग्रेडियंट या अगेंस्ट द ग्रेडियंट। आंसर इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, और जब कोई चीज़ अलोंग द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बिना एटीपी का हो रहा है, तो उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं पेसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में जो टाइप्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं। ये जो हमारी पेसिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह से होती है। पेसिव का मतलब सिंपल सा बात है, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिस ट्रांसपोर्ट में अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कोई एटीपी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी सेल से खपत नहीं करते हैं। वैसा ट्रांसपोर्ट दो तरह से हो सकता है, एक को नाम देते हैं सिंपल डिफ्यूज़न, दूसरे को नाम देते हैं ऑस्मोसिस। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या कोई डिफरेंस है? एक डिफरेंस आप कम से कम मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखो किसी भी टाइप के न्यूट्रल सॉल्यूट का अक्रॉस द मूवमेंट, और यहाँ पे स्पेसिफिकली वाटर होता है, ये वाले डिफरेंस को छोड़ करके आप एक डिफरेंस जल्दी से मुझे लिख करके बताइए। दूसरे टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं जिस ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं एक्टिव, जहाँ पे चीज़ें किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो, लोअर टू हायर, यानी हम ये कह सकते हैं जब भी किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट कैसा हो, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो, यानी जो चीज़ें ज़्यादा है उधर ना जा करके, मतलब उधर की तरफ जा रहा है, कम से ज़्यादा की तरफ, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, तो वहाँ पे आपकी सेल्स को एनर्जी खपत करना पड़ेगा। और उस तरह के लिए हम यूज़ करते हैं जो पंप, जिस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि अभी अभी आपने पढ़ा होगा मसल्स वाले स्ट्रक्चर्स, न्यूरॉन्स वाले सेल्स में भी पढ़ा है आपने। नेक्स्ट अब हम यहाँ से बात करते हैं सेल वॉल। देखो सेल वॉल पहली चीज़ नॉन लिविंग होती है, दूसरी चीज़ प्लांट के केस में सबसे बाहर, प्लांट के केस में हम क्या कह सकते हैं, आउटर मोस्ट। प्लांट के केस में कैसा है ये, आउटर मोस्ट। एनिमल में नहीं होते हैं, एनिमल में सेल वॉल नहीं होते हैं, एकदम याद रखेंगे। ये एल्गी वाला सेल वॉल इस साल सवाल में पूछा था, क्या क्या चीज़ से बने होते हैं, सेल्यूलोज, मेनन्स, गैलेक्टन्स, मिनरल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से सवाल दे देगा आपसे इनमें से कौन सा चीज़ ऐसा है जो अलगी के सेल वॉल में नहीं होता है,
तो ऑप्शन में लिख के देगा हेमी सेलुलोज। क्या लिख के देगा? हेमी सेलुलोज। तो याद रखेंगे हेमी सेलुलोज नहीं होता है इनके सेल वॉल में। और प्लांट के सेल वॉल में जनरली और क्या क्या चीज़ होता है? प्लांट में होते हैं हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, जबकि हेमी सेलुलोज एल्गी में नहीं पाया जाता। एकदम दिमाग में बिठा करके याद है। गैलेक्टन्स मेनन्स जहाँ पे दिख जाए आंसर मारेंगे आप एल्गी। नेक्स्ट हमारे पास सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें तो दो तरह की सेल वॉल होती है। प्राइमरी, जो वर्ड ही बता रहा है, एक ऐसा सेल वॉल जो पहले पहले बना हो, उन सेल वॉल को हम नाम देंगे प्राइमरी। एक ऐसा सेल वॉल जो बाद में बनता है, प्लांट के लाइफ में बाद में आता है, जो पहले पहले साथ नहीं था, बाद में आया, तो उन सेल वॉल को हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। फिर है दो सेल्स को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, इन दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए जो सीमेंटिंग मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं और जोड़ने वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कनेक्शन, इसको हम लोग नाम देते हैं मिडिल लमेला। ये क्या है? ग्लूज है। ये जनरली किस चीज़ की बनी हुई होती है? ये भी सवाल आता है। ये बने हुए होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के बने हुए होते हैं। ये चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मिडिल और इस टाइप के कनेक्शंस को नाम दिया जाता है प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शन। जहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से आपस में कनेक्ट करे वो है प्लाज्मोडिस्माटा। जिस सीमेंटिंग मटेरियल से कनेक्ट करे उसको हम नाम देंगे मिडिल लमेला। सेल वॉल का काम क्या है? शेप प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना डैमेज से, इन्फेक्शन से, और एक सेल को किसी दूसरे सेल से इंटरेक्ट करना है तो सेल्स टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में आप मुझे बताएंगे डैश एंड डैश सर्व्स एज सेल्स टू सेल इंटरेक्शन। क्या सेल मेम्ब्रेन का वो कौन सा ऐसा पार्ट है, जी से स्टार्ट होता है, हम आपको हिंट दे रहे हैं। Dash and dash are the part of cell membrane that helps in cell to cell recognition. Cell to cell recognition के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास में ये है नेक्स्ट। अब हम एक एक करके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले उन ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे जैसे हमने बताया 9-10 ऑर्गेनेल हैं स्पेसिफिकली जो हम पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे जो सब एक साथ मिल के काम करते हैं। जितने भी ऑर्गेनेल हैं उनमें से 4 ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। कौन कौन? ER, GB, वैक्यूल, लाइसोसोम। ये 4 ऐसे, सिर्फ 4 ही हैं। अब सवाल 5वां दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है इसका पार्ट। सिंपली ये इसके साथ काम नहीं करते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी इन चारों के अलावा दे दे और सवाल में पूछे क्यों नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये इन चारों के साथ एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते हैं, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो कौन है ये एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा के रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो कौन कौन से हैं? ER, GB, लाइसोसोम एंड वैक्यूल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। और उनमें से सबसे पहला हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो नेटवर्क लाइक होता है और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लगभग 70% भाग अकेले यही कवर करता है, ठीक है। जैसे अब हमने बोला ये देखो सेल है, ठीक है, और ये हमने बता दिया सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग नाम देते हैं ल्यूमिनल पार्ट। इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग नाम देते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो डायरेक्ट सवाल पूछा, डैश डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अंदर वाले पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का पानी है वो ल्यूमिनल, जो इसके बाहर का पानी है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के बेसिस पे 2 तरह से होते हैं, मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो रफ, जैसे ये स्किन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये स्मूथ है। अगर यहाँ पे दाने दाने आ जाए तो ये रफ हो जाएगा। वैसे ही एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे क्या आ जाए, राइबोसोम आ जाए, तो उनको हम नाम देने लग जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद रखेंगे दुनिया में जहाँ कहीं भी राइबोसोम आएगा वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस से, ठीक है। दूसरा है स्मूथ, चूँकि इनके पास राइबोसोम नहीं है इनके सरफेस पे, तो
इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं है, तो इसका मेजर रोल आ जाता है लिपिड सिंथेसिस में। किस चीज़ के सिंथेसिस में? लिपिड सिंथेसिस में। और स्टीरॉयडल हार्मोन्स के सिंथेसिस में। तो डायरेक्ट सवाल होता है कि RER किस चीज़ में इन्वॉल्व है? प्रोटीन में। SER किस चीज़ में? लिपिड एंड स्टीरॉयडल हार्मोन सिक्रीशंस के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है गोल्जी apparatus। इसमें ईयर याद रखेंगे, ये वाला ईयर याद रखा, 1858 लिख करके गलती कराएगा। तो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इन द ईयर 1898। यहाँ से ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। इनकी जो सिस्टर्नें हैं उनकी डायमीटर है 0.521 माइक्रोन मीटर। नीट में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। उसके बाद इसके कॉन्वेक्स फेस को सिस फेस या फॉर्मिंग फेस नाम देते हैं। जैसे अगर हम ये वाला पार्ट की बात करें तो देखो, जो गोल्जी बॉडी सपोज ये है, तो इसका जो ऊपर वाला ऐसे करके देखें हम, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, इस फेस को हम नाम देंगे सिस फेस, या कॉन्वेक्स इन शेप होता है कॉन्वेक्स, या यहाँ से बनती है चीज़ें इसलिए फॉर्मिंग फेस। जबकि यहाँ से बन के चीज़ें यहाँ से बाहर आ जाएंगे तो इसको हम लोग नाम देंगे ट्रांसफेस। मैच्योर होकर चीज़ें बाहर आया है, या इसी को एक और नाम देते हैं कॉनकेव फेस। जल्दी ही नीट में आपसे सवाल पूछेगा ऐसे करके, सिस कैसा होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। सिस कैसा होता है, फॉर्मिंग या मैच्योरिंग। तो बहुत जल्दी आपको सवाल मिलने वाला है नीट में। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी की हम लोग बात करें तो सबसे पहला इसका और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है इसका पैकेजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट ER में बहुत सवाल पूछते हैं, इनका काम किसको पैकिंग करना है? ER के द्वारा दिए गए मटेरियल को पैक कर देना, इसीलिए ये हमेशा ER के करीब पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम, जो ER में राइबोसोम ने बनाया है प्रोटीन, उस प्रोटीन को रिलीज़ कर देना। और बहुत ही निहायत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जब अभी हमने कुछ सवाल आपसे पूछा था, अगर कुछ ध्यान हो तो आपको याद आएगा। तो सिंपली आंसर इज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बनाने का काम किसका है? गोल्जी बॉडी। सिंपल लिपिड बनाने का काम किसका है? SER। ग्लाइकोलिपिड कौन बना रहा है? गोल्जी बॉडी। कौन बना रहा है? गोल्जी बॉडी। लिपिड, सिंपल लिपिड कौन बना रहा है? SER। याद रहेंगे। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बहुत सारा पॉइंट सवाल में तो नहीं आता है। सबसे पहला, ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके पास ऑलमोस्ट ऑल, यह सवाल आया हुआ है, मोर देन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स मौजूद हैं, ठीक है। मोर देन 50 डिफरेंट। और ये किस pH पे जनरली काम करते हैं? एसिडिक pH पे। और लाइसोसोम को एक और नाम दिया गया है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसको क्या कहा जाता है? सेल का सुसाइड बैग कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। किस pH पे? एसिडिक pH पे। कितने से ज़्यादा एंजाइम है? मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आपको लाइसोसोम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स का मतलब है खाली जगह। ये कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो देखो, वैक्यूल्स को लेकर के सवाल अच्छा खासा बनता है, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेनस है, इसके अंदर क्या होते हैं? वाटर होते हैं, सैप होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर्स कोई भी चीज़ें को जो स्टोर होना है वो कहाँ पे स्टोर होगा? आपके वैक्यूल में। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं और इसको नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट। दूसरा, प्लांट के केस में सेल का, जैसे मान लो ये हमने बोला पूरा का पूरा सेल है, इसका 90% भाग प्लांट के केस में कौन कैरी करता है? वैक्यूल कैरी करता है। जबकि एनिमल के केस में ये पेरीफेरल होता है। एनिमल के केस में क्या होता है? इधर उधर कहीं घूम रहे होते हैं। जबकि प्लांट के केस में कैसा है? ये सेंट्रल इन पोजीशन होता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, अगर प्लांट के केस में ये सेंट्रल पे है तो न्यूक्लियस कैसा होगा? सेंट्रल या पेरीफेरल? दूसरा आप कमेंट करके बताएंगे, अगर एनिमल में ये पेरीफेरल है तो सेंटर पे कौन है? फिर उसके बाद अब यहाँ से हम लोग देखें तो वैक्यूल्स के बारे में हमने बताया, प्लांट का अगर सेल होगा तो बीच में होगा और एनिमल का सेल होगा तो पेरीफेरी पे कहीं मौजूद होगा। प्लांट के सेल में इसके कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट नाम दिए थे, ठीक है।
अब यहाँ से ये वाला जो लाइन है ये बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए। ये वो लाइन है जो आप अक्सर गलती कर ही देंगे। क्या कहा? टोनोप्लास्ट यानी प्लांट की सेल में ये आयंस के ट्रांसपोर्ट को कैसे करता है? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। और अगेंस्ट द ग्रेडियंट और किस में? जैसे मान लो ये साइटोप्लाज्म है और ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। तो देखो अगेंस्ट द ग्रेडियंट साइटोप्लाज्म में ज़्यादा है तो साइटोप्लाज्म से निकाल के वैक्यूल में डाल रहा है। और ये चीज़ें कैसी हो रही है? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। तो ये चीज़ को याद रखना, अगेंस्ट द ग्रेडियंट एकदम सवाल में आएगा। इसी वजह से कंसंट्रेशन इज हायर इन वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट लाइन है। अमीबा के केस में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ प्रोटिस्टा के केस में ये वैक्यूल्स आपके फूड वैक्यूल्स की तरह भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अदर ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसा ऑर्गेनेल होता है? तो सबसे पहले ये है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। साइंटिस्ट की अगर हम लोग नाम देखें तो कौन सा साइंटिस्ट था? सी बेंडा ने डिस्कवर किया था। अगर इसके डाई का नाम पूछा जाए तो एक डाई इस्तेमाल हुआ था, जेनस ग्रीन डाई। ठीक है, तब जा करके माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कर पाए थे। सी बेंडा ने किया था, डाई का नाम है जेनस ग्रीन, फिर ही ये डिस्कवर्ड हो पाया था। ठीक है, क्लियरली विजिबल है क्योंकि ये स्टेंड किया गया है। मतलब तभी सिर्फ आप इसको देख सकते हैं जब ये स्टेनिंग होगी। स्टेनिंग में डाई का इस्तेमाल होगा, जेनस ग्रीन। ठीक है, इसका जो नंबर है, साइज है, शेप है, वो डिपेंड करेगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में। तो हमने आपको बताया था, मुझे बताओ दुनिया में एक सेल में हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिकॉर्डेड किसको देखने को मिले थे? कहाँ पे देखने को मिले थे? डैश मसल ऑफ बर्ड। डैश मसल ऑफ बर्ड। जल्दी से बताइए बर्ड के कौन से मसल्स में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला था? अगर हम शेप की बात करें तो इसका शेप होता है सॉसेज शेप का। ये पॉइंट याद रखेंगे। डायमीटर इसका 0.2 से 1 है। ठीक है, और लेंथ इसकी 1 से 4 है। लंबाई ज़्यादा है, डायमीटर कम है। तो ये डाटा याद रखना है। ये डाटा से आपसे सवाल पूछा। जल्दी से बताइए कौन सा मसल ऑफ बर्ड है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो इनकी होती है वो काफ़ी फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? फोल्डेड होती है। और इस फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं क्रिस्टा। और इसके पास होते हैं न्यूमेरस F0 F1 पार्टिकल्स। ठीक है, अब इनके माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है ल्यूमेन। क्या नाम देते हैं? ल्यूमेन। ये 2 भाग में डिवाइडेड है और अंदर वाले पार्ट को नाम देते हैं मैट्रिक्स। फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टा। क्रिस्टा का काम क्या है? सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना। एकदम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से हम अगर बात करें, इनके पास खुद का डीएनए है। खुद का डीएनए किसके तरह है? तो प्रोकैरियोटिक डीएनए आप इसको कह सकते हैं। सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए, सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। इनके पास खुद की राइबोसोम भी है, खुद का डीएनए भी है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको नाम देते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। यानी अक्सर जो हमारे ऑर्गेनेल होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं। जबकि इनके पास खुद का डीएनए है, खुद की प्रोटीन मशीनरी है, इसीलिए ये अपना आधा से ज़्यादा काम स्वतः कर पाते हैं। तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीज़न अगर एसेक्सुअल मोड हो तो उसको हम फीजन के थ्रू नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम जो कि रेस्पिरेशन चैप्टर में आपने पढ़ा है कैसा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये एटीपी जनरेट करने का घर है, पावर हाउस कहते हैं। ये आप कभी गलती नहीं करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। प्लांट में भी पाया जाता है ये। चलो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। प्लास्टिड की बात करें तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कैसी होती है? डबल स्ट्रैंडेड होती है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इसका खुद का डीएनए है, खुद की आरएनए है। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कैसी होती है? सेमी ऑटोनोमस होती है। प्लास्टिड कहाँ देखने को मिलेगा? जितने भी दुनिया में प्लांट्स हैं सब में। और एक जो प्लांट ना होकर के भी उनमें भी पाया जाता है, यूग्लिनॉइड्स, जो कि आप जानते हैं ये किस में आते हैं? प्रोटिस्टन्स में आते हैं। ठीक है, साइज काफ़ी बड़ी होती है, इसीलिए इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना किसी डाई का इस्तेमाल किए हुए। अगर हम लोग प्लास्टिड्स की बात करें तो ये जो प्लास्टिड्स हैं 3 तरह से डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट। यानी पहला वर्ड है क्लोरो। जहाँ पे भी वर्ड आ जाए क्लोरो, क्लोरो वर्ड का मतलब होता है ग्रीन।
दूसरा है क्रोमो। क्रोमो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है कलरफुल, यानी ग्रीन के अलावा। और दूसरा वर्ड है ल्यूको। जहाँ पे भी वर्ड आ जाए ल्यूको, ल्यूको वर्ड का मतलब होता है कलरलेस। यानी प्लांट में 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, ग्रीन कलर वाले हो तो क्लोरोप्लास्ट, नॉन ग्रीन हो तो क्रोमोप्लास्ट, और कलरलेस हो तो ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, आइए अब हम एक एक करके इन्हीं प्लास्टिड के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट। आप जानते हैं इनका कलर ग्रीन होता है क्योंकि इसमें क्या मौजूद है, क्लोरोफिल। अब जब क्लोरोफिल है तो इसका मेजर काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। दूसरा है क्रोमो। क्रोमो का मतलब क्या होता है, ये फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स होते हैं। क्रोमो का मतलब कलरफुल। कलरफुल किसकी वजह से, कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स। ये हमारे, जैसे आपने देखा गाजर का कलर ऑरेंज है, बैंगन का कलर ब्लू है, वाइट है, सेब का कलर लाल है, पत्तियाँ अक्सर लाल हो जाती है, ऑरेंज हो जाती है ऑटम के मतलब स्प्रिंग के महीनों में। तो वो सब जो कलर, जो भी ग्रीन कलर के अलावा कोई कलर हम देख पा रहे हैं, उसके पीछे जिम्मेवार स्ट्रक्चर है हमारा क्रोमोप्लास्ट। जबकि ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो कलरलेस है। तो कलरलेस है तो क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। ये कैसा है, स्टोर करेगा। ये क्या क्या स्टोर करेंगे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है और आप भूले ना, याद रखेंगे। इलियो, याद रखेंगे, ऑयल एंड फैट। इलियो नाम से ऑयल एंड फैट। अल्यूरो, जहाँ पे भी दुनिया में वर्ड आ जाए अल्यूरो, अल्यूरो का मतलब होता है प्रोटीन। अगर आपने मेज सीड को ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ पे एक लेयर था अल्यूरोन लेयर, जो कि कैसा था, प्रोटीनेशियस। तो अल्यूरोन आ जाए तो प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन टाइप ऑफ स्टार्च थे। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, और ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्रोटीन्स मतलब पोटैटो में। ठीक है, इलियो ऑयल वाला, प्रोटीन्स में आपका एल्यूरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करें, डबल मेम्ब्रेनस है। इनके पास में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उनको हम लोग नाम देते थे मेसोफिल सेल, याद होगा एनाटॉमी का पार्ट है। ठीक है, ये जो हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो किसी भी तरह का शेप हो सकता है, लेंस हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, डिस्क्वाइडल हो सकता है, या मतलब रिबन, उसी का नाम है। लेंथ 5 से 10, विथ 2 से 4। नंबर की बात करें तो ये लाइन याद रखना है, नंबर में वेरीज। एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनाज, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनाज, एक सेल में 20 से 40, एक सेल में 20 से 40 ऐसा आपको मीजोफिल यानी प्लांट के सेल्स के में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल में आपको देखने को मिल सकता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये याद रखेंगे, इनर मेम्ब्रेन इनकी कम परमिएबल है, आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है। अब ये अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है तो ये वाला स्ट्रक्चर थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड के अंदर जो ब्लू कलर से लिक्विड है इसको हमने नाम दिया है ल्यूमन, इसको हमने नाम दिया है ल्यूमन। और ये जो पूरा थैलाकॉइड के बाहर का जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का लिक्विड है, इसको हमने नाम दिया स्ट्रोमा। इस लिक्विड को क्या नाम दिए, स्ट्रोमा। इसको कहा जाता है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, और इसको कहा जाता है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, जो कि फोटोसिंथेसिस में आप बहुत बढ़िया से पढ़े हुए हैं। स्ट्रोमा, थैलाकॉइड, ल्यूमेन। ठीक है, और ये है आपका थैलाकॉइड। ये एक दूसरे से जब सारे के सारे थैलाकॉइड्स आपस में जुड़ जाएं कुछ इस तरह से, तो ये बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्रेना या ग्रेनम। उम्मीद है फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, जब सारे एक साथ जुड़ जाए तो ग्रेना। ठीक है, अब हमने बताया ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खुद की डीएनए कैरी करती है। कैसा वाला, प्रोकैरियोटिक के लिए खुद की राइबोसोम कैरी करती है। कैसी वाली, प्रोकैरियोटिक के जैसी 70S वाली। ठीक है, राइबोसोम्स 70S वाले होते हैं और साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जबकि 80S वाले। सवाल पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम या क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम और साइटोप्लाज्म के राइबोसोम में क्या डिफरेंस है। तो देखो, साइटोप्लाज्म वाला 80 का होता है जबकि सेल ऑर्गेनेल वाले 70 के होते हैं। अब यहाँ से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंटली, ये इस साल प्रोबेबली बहुत चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में आपको सवाल देखने को मिले। नीट 26 में कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में आपको सवाल देखने को मिल सकता है। सबसे पहला ये नॉन मेम्ब्रेनस है। राइबोसोम के अलावा और कौन से ऑर्गेनेल नॉन मेम्ब्रेनस थे, तो एक था न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स एंड राइबोसोम। ये 3 ऐसे ऑर्गेनेल हैं, वो कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस। इसके पास मेनली बने हुए होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। डिस्कवरी करी गई थी साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेट के द्वारा।
ठीक है, इन द ईयर 1953। चलिए, अब यहाँ से हम लोग बात करें तो राइबोसोम दो तरह से हो सकते हैं। एक हमने आपको अभी पहले पढ़ाया है, एक था 70S वाला, दूसरे थे 80S वाले। ठीक है, अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें तो आओ हम आपको डिफरेंस ऐसे समझाते हैं 70S और 80S के बारे में। चलिए देखो, 70S के सब यूनिट्स क्या थे, 50S प्लस 30S। इसके सब यूनिट क्या होते हैं, 60S प्लस 40S। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इन यूकैरियोट में देखने को मिलेगा, ओनली इन यूकैरियोट। जबकि ये आपको किस में देखने को मिलेगा, बोथ इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, दोनों में देखने को मिलेगा, दोनों का काम सेम है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखेंगे, ये 60S प्लस 40S इज इक्वल टू 80S, 50S प्लस 30S इज इक्वल टू 70S। ये दोनों आपको पॉइंट में याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं साइटोस्केलेटन, यानी हमारे सेल्स का जो कंकाल तंत्र, जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बनाती है हमारे मसल्स और स्केलेटन, वो भी हमने वीडियोस डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन, तो वैसे ही इसमें क्या क्या याद रखना। नीट 2026 में सवाल आया है इस पर, नीट 26 में, इस पर 25 में सवाल आया हुआ है। क्या सवाल था, ये वाला सवाल था, इनमें से कौन सा इसका फंक्शन नहीं है। तो देखो, सपोर्ट है, मोटिलिटी है, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछेगा क्या इसका काम नहीं हो सकता। इन तीनों के अलावा जो भी कुछ दे दे, ये इनका काम नहीं होता है। ये नेटवर्क लाइक है, मेनली बनी हुई होती है प्रोटीन्स के, याद रखेंगे, और साइटोप्लाज्म में पाए जाता है। ये अक्सर तीन तरह के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम उसी के बारे में देखेंगे। लेकिन ये वाला पार्ट अभी आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक लाइन वही याद रखें, कौन किसका फंक्शन नहीं है, मेनली प्रोटीन्स की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ सीलिया और फ्लैजिला, जो बच्चों को अक्सर गलतियाँ पॉइंट पता नहीं, सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल्स में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। आइए सबसे पहले हम सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ते हैं। हेयर लाइक है, बाहर की तरफ निकली हुई है। ठीक है, सीलिया कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, वर्क लाइक एन ओर्स। ओर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा है नाव में जितने भी चप्पू चलाने वाले होते हैं, वो जब आगे जाना है तो सब पीछे की तरफ चलेंगे, पीछे आना है सब आगे की तरफ, मतलब जितने भी चप्पू चलाने वाले सब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। तो वैसे ही सीलिया का जो काम है वो एक ही डायरेक्शन में, जितने भी सीलिया काम हमारी बॉडी में है, जब काम करेंगे किसी ऑर्गन्स पे, किसी स्ट्रक्चर्स पे, सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्क लाइक एन ओर्स। ठीक है, फ्लैजिला की अगर हम लोग बात करें तो लॉन्गर इन साइज होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला आपस में बहुत डिफरेंस रखते हैं, जबकि सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट का, यूकैरियोट का आपस में सिमिलैरिटीज़ रखता है। ठीक है, जब हमने इसके स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स दिखा है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको देखेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको बाहर बाहर दिख रहे हैं, 1 एंड 2 आपको अंदर की तरफ दिख रहे हैं। तो हमने इसको नाम दिया 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। बाहर में कितने हैं, 9, 9 में 2 प्लस 2 गुना 1, तो नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 प्लस 2, टोटल एक सीलिया या फ्लैजिला के स्ट्रक्चर्स में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, तो 20। अरेंज किस वे में होते हैं, 9+2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स को। चलिए, इनके जो सेंट्रल वाले पार्ट है, कोर पार्ट को हम नाम देते हैं एक्सोनीम्स। याद रखेंगे, कोर पार्ट को क्या नाम देते हैं, एक्सोनीम। जो बाहर बाहर मौजूद है 9 डबलेट, इसलिए 9 को 2 से गुना किया, और जो सेंटर पे मौजूद है वो सिंगलेट होते हैं। तो हमने जब इसको ओवरऑल देखा तो ये आपको याद रखना है किस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, 9+2 अरेंजमेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला, और एक आएगा आगे सेंट्रोजोम, वहाँ पे आपको 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मुझे यहाँ पे बताइए कि सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला
कौन सी प्रोटीन से बनी हुई होती है। जैसे हम आपको बता दें, फ्लैजिला बनी हुई है फ्लैजिलिन प्रोटीन से इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे मुझे बताइए, अगर हमारी सीलिया फ्लैजिला बनी है 9+2 अरेंजमेंट से, तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। पहली बात अगर हम इसके बारे में जानें तो ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इन एनिमल सेल में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा? एनिमल सेल में। ये वो ऑर्गेनेल है जो कि आपको किस में देखने को नहीं मिलने वाला है? प्लांट के सेल में नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको सेल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंस आपको पता है सेंट्रियोल्स का। तो सबसे पहला सेंट्रोसोम्स है क्या? सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेल है जिसमें दो नॉन मेम्ब्रेनस सेंट्रियोल्स आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। तो देखो, ये हमारा एक सेंट्रियोल, ये हमारा दूसरा सेंट्रियोल। इसके बगल से इस तरह से रेज लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, एस्ट्रल रेज, और ये पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होंगे? 2 सेंट्रियोल। ठीक है, याद रहेगा। चल नेक्स्ट, इनके पास ना तो खुद की जेनेटिक मटेरियल है, ना तो कुछ है ऐसा डीएनए, फिर भी ये अपने आप को नंबर मल्टीप्लाई खुद से कर पाता है ड्यू टू हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसका नाम है पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, या इसी को एक और नाम दिया जाता है मिस्यूल। ठीक है, सेंट्रियोल्स आपस में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे अटैच्ड होती है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी है, तो इसलिए ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा तो हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स पाया, जिसमें हमने पाया कि 9, चल अभी देख नेक्स्ट, यहाँ देखो, तो यहाँ पे जो सेंट्रल वाला पार्ट है, सेंट्रल वाला पार्ट को हम हब नाम देते हैं। जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये है सेंट्रल पार्ट। इससे कुछ इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रेडियल स्पोक्स निकलेंगे। हर एक पे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। कितने होंगे? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। और सेंट्रल हब है, यहाँ कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ये हब है। और इसको जब हमने देखा तो हमें दिखा बैलगाड़ी के पहिए के जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दिया कार्टविल। अब देखो, पेरीफेरी पे 9 है, सेंट्रल पे कितने हैं? 0 हैं। तो इसका अरेंजमेंट कैसा हो गया? 9+0। अब हर एक पे कितने हैं? 3 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पूछा जाए तो इसमें कितने हो जाएंगे? 27, जबकि सीलिया और फ्लैजिला में कितने थे? 20 थे। ठीक है, तो देखो ये हैं इनके रेडियल स्पोक्स। ठीक है, जो रेडियल स्पोक्स फाइनली लास्ट की तरफ आएंगे और यहाँ से अरेंज होते हैं हमारे ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको क्लियर है कि जब हमने इसको कॉम्प्लेक्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा तो 9 रेडियल स्पोक्स निकलते हैं। हर रेडियल स्पोक्स से 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज कुछ इस तरह से इनमें होते हैं, और इनको जब हमने देखा तो हमें दिखा बैलगाड़ी के पहिए के जैसा स्ट्रक्चर। कैसा देखा हमने? बैलगाड़ी के पहिया। तो हमने इसको नाम दिया कार्टविल लाइक अपीयरेंस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसमें जब हमने नंबर काउंट किया तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल थे, जबकि सीलिया एंड फ्लैजिला की बात करें तो सिर्फ वहाँ पे 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। अब हमारे पास नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड करी गई थी रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831 में। ठीक है, चलो, इन्होंने जो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के लिए डाई यूज़ किया था उसका नेचर कैसा था याद रखना है, बेसिक डाई। ठीक है, और फर्दर क्रोमेटिन नाम दिया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। जनरली अक्सर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। जनरली ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। हर सेल एक सेल में बहुत ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है, लेकिन अक्सर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जहाँ पे डबल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जैसे आपको ध्यान हो पैरामीशियम। ठीक है, क्या है? पैरामीशियम। 2 साइज की न्यूक्लियस थी, एक बड़ी न्यूक्लियस, एक छोटी न्यूक्लियस। फिर कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलता है। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अगर आपको याद हो तो मसल सेल, हमारे जो मसल्स के सेल हैं उनमें, और आपको कहाँ पे देखने को? तो राइजोपस की बात करें तो जाइगोमाइसेटीज, हमारे पास में जो राइजोपस म्यूकर हैं, सबसे पहला
फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल वो आपको याद रखना, ओमाइसिटीज़ एंड जाइगोमाइसिटीज़, दोनों में ही आपके पास में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस होते ही नहीं है, जैसे हमारी जो मेमिलियन आरबीसी हैं वो मैच्योर होने पे इनकी न्यूक्लियस ख़त्म हो जाती है। सीव ट्यूब सेल्स जो हैं प्लांट में, उनमें भी ये चीज़ें नहीं पाई, न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलती है। तो ये स्पेसिफिकली याद रखेंगे कि किन में नहीं होता है, मैच्योर मेमिलियन आरबीसी और हमारे सीव ट्यूब सेल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस जो हमने स्टडी करना है तो हम उस न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे जो न्यूक्लियस कैसा होगा, इंटरफेजिक न्यूक्लियस होगा। इंटरफेजिक न्यूक्लियस का मतलब है डू नॉट डिवाइड्स नाउ। इस कंडीशन में ये न्यूक्लियस जब डिवाइड नहीं कर रही है, तब हमने जब इस न्यूक्लियस की स्टडी करी तो हमें कुछ इस तरह से दिखते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस के अंदर का पानी, न्यूक्लियोप्लाज्म, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, क्रोमेटिन और सेंटर पे मौजूद एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर जिसका नाम था न्यूक्लियोलस। आइए अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे बाहर की है, कितनी लेयर की होती है, 2 लेयर की, कितने नैनोमीटर की होती है, 10 से 50। ठीक है, चलिए उसके बाद ये बैरियर है किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जैसे ये है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर बाहर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलो आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है अक्सर ER से अटैच्ड होती है। किससे अटैच्ड होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होती है। ठीक है, इनके पास बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम पार्टिकल्स को कैरी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब सबसे पहले इसके अंदर न्यूक्लियस में जैसे ही हम अंदर आए तो यहाँ पे जो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उन धागे जैसे स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया क्रोमेटिन, जो कि मेनली बनी हुई होती है एक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और इनमें पाए जाते हैं कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी, और साथ साथ में RNA भी होते हैं। डिवीज़न के दौरान, सेल डिवीज़न में आप पढ़ते हैं या पढ़ा भी है आपने, यही जो क्रोमेटिन का धागा है वो धीरे धीरे आगे चल के क्रोमोसोम में बदल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, डार्क कलर्ड के होते हैं, काफ़ी डार्क कलर्ड होते हैं, एमॉर्फस होते हैं, जनरली कोई शेप इसका नहीं होता है तो एमॉर्फस, यानी जिसकी कोई मॉर्फोलॉजी फिक्स नहीं हो तो एमॉर्फस। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने की थी। फोंटाना ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ये कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, और मेनली इसका नाम याद रखना, इट इज़ एक्टिव साइट ऑफ rRNA सिंथेसिस। यहाँ पे आपसे गलती करने के लिए लिख देगा mRNA या tRNA, तो याद रखेंगे ये दोनों ही गलत हैं। कौन सा RNA बनाएगा, राइबोसोमल RNA बनाने के लिए जिम्मेदार है ये। इसीलिए हम न्यूक्लियोलस को कभी कभी राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, और इस न्यूक्लियोलस को कहा जाता है राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमेटिन है वही आगे चल के क्रोमोसोम में बदल जाएगा। ये रहा हमारा क्रोमोसोम। कब बदलेगा, जब सेल डिवीज़न होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक क्रोमेटिन, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक क्रोमेटिन, ये जो बीचों बीच मौजूद है इसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। और यहाँ पे जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, 2 धागे जैसे होते हैं लेटरली मौजूद, उसको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर डिस्क। ठीक है, और ये दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती है। उम्मीद है आपको क्लियर है। ये क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड, सेंट्रल वाला पार्ट सेंट्रोमियर, 2 धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन की बनी हुई, तो काइनेटोकोर डिस्क कहते हैं इसको। अब ये वाला आपको याद रखना, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये है आपका सेंट्रोमियर, ये हैं आपके सेंट्रोमियर, ये हैं आपके सेंट्रोमियर, ये हैं आपके सेंट्रोमियर। इसके बेसिस पे हमने नाम दिया है क्रोमोसोम्स को टाइप। देखो, अगर सेंट्रोमियर एग्जैक्ट बीचों बीच मौजूद हो, कहाँ पे मौजूद हो, एग्जैक्ट बीचों बीच, तो इसको हम लोग नाम देते हैं मेटासेंट्रिक। क्या नाम देंगे, मेटा। मेटा वर्ड का मतलब क्या होता है, बीचों बीच। मेटा वर्ड का मतलब होता है बीचों बीच, मिडल में अगर सेंट्रोमियर हो तो मेटासेंट्रिक। ठीक है, देखो ये अगर सेंटर का लाइन है तो सेंटर के लाइन से थोड़ा सा नीचे या हल्का सा अगर ऊपर भी हो तो उस टाइप में, यानी सेंट्रोमियर सेंटर के आसपास में हो तो उसको हम लोग नाम देंगे सब मेटासेंट्रिक। फिर उसके बाद है
एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है, उससे पहले हम लोग जानते हैं टीलोसेंट्रिक। यानी टीलोसेंट्रिक का मतलब है सेंट्रोमियर जब सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन एक्यूपाई करे और सारे क्रोमेटिड्स लगभग नीचे हो तो उसको टीलोसेंट्रोमियर कहते हैं। लेकिन और वैसा ही थोड़ा सा नीचे हो, यानी एकदम सेंट्रोमियर अंतिम से थोड़ा सा ही एकदम ख़त्म पे ही हो लेकिन पूरी तरह से नहीं हो, टीलो पे लगभग ख़त्म होता है और इस पे ख़त्म होने के कगार पे हो, उसको हम नाम देंगे एक्रोसेंट्रिक। सबसे ज़्यादा जो सवाल में आपसे पूछता है वो ये वाला सवाल पूछता है कि एक्रोसेंट्रिक का डेफिनेशन मुझे बता दो। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक का डेफिनेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कुछ क्रोमोसोम्स के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी होते हैं। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सैटेलाइट। क्या नाम देते हैं? सैटेलाइट। 12th वाले जल्दी से कमेंट करके बताओ इस सैटेलाइट का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट। अब जिस तरह से प्रोकैरियोट में था एक स्ट्रक्चर जिनका नाम था इंक्लूजन बॉडी, नॉन मेम्ब्रेनस थे, तो वैसे ही हमारे यूकैरियोट में होते हैं एक स्ट्रक्चर जिनको हम नाम देते हैं माइक्रो बॉडी। ये उनके तरह नॉन मेम्ब्रेनस नहीं, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये प्लांट में भी देखने को मिलते हैं और एनिमल में भी देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। अब प्लांट और एनिमल सेल के बीच में आप एक बार जल्दी से डिफरेंस देख लीजिए। प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल में नहीं है। प्लांट में प्लास्टिड है, एनिमल में नहीं है। प्लांट की सेंट्रियोल सेंटर पे मौजूद है, सॉरी वैक्यूल सेंटर पे मौजूद है। इनकी बहुत सारी होती है और पेरिफेरल होती है। सेंट्रियोल्स प्लांट में नहीं होते हैं, एनिमल में होते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोट छोटे होते हैं, यूकैरियोट बड़ी इन साइज में होते हैं। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होते हैं। यहाँ न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ है। मेम्ब्रेन बाउंड किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनेल है ही नहीं प्रोकैरियोट में, यहाँ पे हैं। इनकी डीएनए, ये वाला पॉइंट अच्छे से आज सर्कुलर होती है। ठीक है, हमारी डीएनए, यूकैरियोटिक के डीएनए लीनियर होती है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ 70 वाला है और हमारे पास 70 एंड 80 दोनों तरह के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये वाला चैप्टर आपका समाप्त किया। बाकी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।